हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम? रीटा, विशांत, रूपक तुम्हारे मोहल्ले में पढ़ रहे हैं। ओले, बारिश हुई है? बारिश हुई है आपके शहर में, आपके जगह कहीं पे? मौसम खराब हो रहा है भाई, हवाएं चल रही हैं। मेंसुरेशन जैसे। अरे बाप रे, बारिश हो रही है। अच्छा, सुहाना मौसम हो रहा है। ओके, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको इन सेंटर पढ़ाया था, सवाल कराए अच्छे अच्छे। आपको सवाल करके मजा आया? ठीक है। हाँ, दिल्ली एनसीआर में खूब बारिश हुई है ना। देखिए, दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज, इसमें ये क्या है आपका दोस्त? ये आपका राइट एंगल है, मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री हो गया। ए सी बी 60 है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अगर छोटे सर्कल की रेडियस 2 है तो बड़े सर्कल की रेडियस बताना। छोटे सर्कल की रेडियस 2 है तो बड़े सर्कल की रेडियस बताना कैपिटल आर, ये बताना। आप मुझे बताइए, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा? मतलब ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। एक तो तरीका मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, जब मैंने आपको सर्कल पढ़ाया तो डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था है भी, कि बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की रेडियस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन 30। ये जो 30 डिग्री होता है ये थीटा होता है। मैंने आपको बताया था ना शॉर्टकट, 1 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ है भाई, यही होता है क्या? क्लियर है? नहीं, ये ऊपर आएगा, सॉरी, 1 प्लस हाफ बटे 1 माइनस हाफ ना, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा ना, 3/2 अपॉन 1/2। तो ये आर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसे सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सरलता से ऐसे सवाल बना सकते हो। ठीक है ना? समझ में आए? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। मैं एक बार आपको फिर से लिख के बता दे रहा हूं कि जैसे कोई भी एंगल हुआ, अगर आप एंगल में एक सर्कल डालते हो और एक और सर्कल डालते हो इस तरीके से, अगर इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है और ये एंगल तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, मतलब जो ऊपर थीटा नीचे है वही थीटा ऊपर है। तो आप ये जानते हैं कि r2 से r1 का जो रेशियो होगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। ये बनाइए, आप बेसिक से टेंजेंट पेंजेंट डाल के भी कर सकते हो। यस, ये सवाल अच्छा है, ये बनाओ। बोले भाई, विवेक सेम सेम पैटर्न फॉलो होगा ना, फिर जीपी में हो जाएंगे विवेक, फिर तो रेडियस। कौन का वैल्यू अमोद दे रखा है दोस्त, दे रखा है। आपके सामने एक सर्कल है, छोटे सर्कल की रेडियस बतानी है। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 9 12 15 तो राइट एंगल होता है ना, ये राइट एंगल हो गया। आपको इस छोटे सर्कल की रेडियस बतानी है, मतलब ये बताना है स्मॉल आर। आपको ये बताना है स्मॉल आर। बताइए अभी 12 9 15, तो इस सर्कल की रेडियस, इसकी तो ये रेडियस 3 आ जाएगी। ये रेडियस कितना है? 3 है ना, 3 3 3 4 12, 3 5 15, तो ये तो 3 सेंटीमीटर है। दिस इज 3। क्लियर है? अब आप ये जानते हैं कि ये दोनों यहां पे टच कर रहे हैं, तो ये सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट और ये एंगल का वर्टेक्स सब एक सीधी रेखा में होंगे। दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? हाँ, 1:3 आएगा ना कुमार रेशियो यहां पे। ठीक है भाई, चलो अब बताइए यहां तक क्या आएगा। अब आगे बताइए कि इस सवाल को हम फिर कैसे करेंगे। अबे आनंद, राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस निकालना नहीं आता तुमसे? P प्लस बी माइनस एच बटा 2, कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल मुकुल, सिमिलरिटी लगाएंगे।
बिल्कुल मुकुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सिमिलरिटी लगाएंगे। सिमिलरिटी के अलावा यहाँ पे हालांकि ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकता है, मैं ट्रिग्नोमेट्री भी लगा दूंगा। अब आप देखिए ध्यान से, अगर ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा, 3। आप ये बताइए कि ये 12 है कंप्लीट, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, 9 आ जाएगा, 9। तो आप खुद बताओ कि अगर ये 3 है, ये 9 है, तो कितना आ जाएगा, 3√10। ये लेंथ कितनी हो जाएगी पूरी की पूरी, 3√10, 3√10। भैया अगर ये 3 थी या 9 है, 3 कम 3 है, तो 3√10 हो जाएगी ना, 3√10। सो दिस लेंथ इज 3√10। अब जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते तो उनकी सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस का सम, यानी कि ये तो 3 + r हो गया। दिस इज 3 + स्मॉल r, ये 3 + स्मॉल r। नाउ मेरा टारगेट बस ये लेंथ निकालना है। मेरा जो टारगेट है वो ये लेंथ निकालना है, ये वाली लेंथ। कौन सी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। अगर ये पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि राइट एंगल में राइट एंगल मतलब 100% सिमिलरिटी। राइट एंगल में राइट एंगल मतलब 100% सिमिलरिटी। बोलो कर लोगे, कर लेंगे ना, बोलो करना तो पड़ेगा। आप राइट एंगल में राइट एंगल लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 100% सिमिलरिटी। तो ये डिस्टेंस जो है, ये जो येलो वाली है, मैंने ना इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया। ये जो x है, कितना मान लिया इसको, x, ये x। बड़े वाले ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 3√10, 3√10। ठीक है भाई। छोटे वाले ट्रायंगल में स्मॉल r और बड़े वाले ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 3, r/3। तो 3 से 3 कट गए, कितना आ गया, r√10, r√10। तो कितना आ गया, r√10। क्लियर है। सो दिस लेंथ इज जो है r√10 है, r√10, r√10। क्लियर है दोस्त। आपको ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही देखो। अगर ये 3 है, ये √10 गुना हो रहा है, ये r है तो √10 गुना होगा। अगर ये 3 है, ये √10 गुना हो रहा है, 3 से 3 √10। अगर ये लेंथ r है तो ये भी √10 गुना होगा, r√10। सेम पैटर्न फॉलो करेगा। नहीं राजीव, वो केवल 60 डिग्री पे है। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या? आगे चलते हैं, सवाल खत्म। ये कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, कंप्लीट लेंथ है 3 + r + r√10। ये देख रहे हो ना, ये 3 + r, ये r√10 बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 3√10। तो यहां से r कितना आ जाएगा, 3 इधर, √10 - 1 अपॉन √10 + 1। क्लियर है दोस्त, ये आ जाएगी r की वैल्यू। ठीक है। सवाल को करने के और भी बहुत सारे तरीके। अब इसका रैशनलाइजेशन कर लो। ऊपर नीचे √10 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √10 - 1 से तो √10 - 1 का स्क्वायर, 11 - 2 √10, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, 10 - 1 9। तो 11 - 2 √10 अपॉन 3। यही है ना, ए ऑप्शन इज द आंसर। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन। क्लियर है दोस्त। बोलो। यहां तक तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं, ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ये नया सवाल है भाई। आप इस सवाल को ट्रिगो से भी कर सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान सुनना। पूरा क्वेश्चन देखिए दूसरे तरीके से। आप मुझे एक बात बताइए, मैं बस आपको हिंट दूंगा कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 3। इस सर्कल की रेडियस कितनी है, r, और ये हमने मिला दिया इसको। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो मुझे साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जानते कि 2 थीटा है, क्या है, 2 थीटा। क्लियर है दोस्त, यहां तक किसी को डाउट? तो अगर मैं यहां से क्या निकाल लूं, cos 2 थीटा निकाल लूं, cos 2 थीटा, मैंने ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा बेस बटे हाइपोटेनस 12/15, यानी कि 4/5। तो यहां से cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब 4/5। सो 1 - 4/5 यानी कि 1/√5।
तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/√5। बोले यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपको ये एंगल थीटा थीटा हाफ दिख रहा है ना, 2 थीटा, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो cos 2 थीटा 12/15। मैंने cos ही क्यों लगाया? क्योंकि cos से साइन निकालना आसान होता है। सॉरी 1 - 2 आएगा, 1 - 2 आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 4/5, 1/5 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा आएगा 1/√10, 1/√10 आएगा। सॉरी चेंज कर लीजिए, 1/√10, 1/√10। सवाल खत्म। अब आपको सोचना ही नहीं, आप जानते हो कि ये तुम्हारा बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, तो 3/r कितना जाएगा 1 + साइन थीटा, 1 + 1/√10 है भाई, और ये 1 - 1/√10, तो कितना आ जाएगा √10 + 1/√10 - 1। तो ऐसे r की वैल्यू कितना जाएगी 3√10 - 1/√10 + 1। देखो डायरेक्ट आ गया आंसर, ए ऑप्शन। बोलिए क्लियर है? नहीं वीसी भाई, ये सवाल 2017 मींस में इसी टाइप के सवाल पूछे गए हैं और अब पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। अरे बात समझ में आ रही? बहुत इजी। आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो यहां पे ज्योमेट्री में, और खासकर राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बहुत जगह इसका यूज सिखाऊंगा। इवन मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज सिखाऊंगा। आगे चलते हैं, ये बनाइएगा सवाल नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ये जो सवाल है ये एग्जैक्ट 2017 मेंस के पेपर में आया था, और जब ये आया था तो बच्चों को लगा था बहुत डिफिकल्ट सवाल है, पर है नहीं डिफिकल्ट बिल्कुल भी। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो मेरे दोस्त इस स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है। ओके, एस आर इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट टी, एस आर को बढ़ा गया पॉइंट टी तक, क्यू टी 25 है, मतलब ये जो क्यू टी हाइपोटेनस ये आपका 25 है। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ O1 एंड O2, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी पूछे O1 और O2। ये दोनों सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे, ये सर्कल स्क्वायर की साइड क्यूआर को टच कर रहा है, ये भी क्यूआर को टच कर रहा है, दोनों आपस में टच नहीं कर रहे। आप मुझे बताओ, अगर स्क्वायर की साइड 20 है तो क्या इस सर्कल की रेडियस से हाफ 10 सेंटीमीटर नहीं आएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं? बोलो 10 सेंटीमीटर आएगी। अब ये साइड 20 है, ये 25 है, और ये कितना जाएगा 15, 15 20 25, ये कितना आएगी इसकी रेडियस 5। अरे मैंने बता रखा है, अगर ये हाइपोटेनस 25 है ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 20 25, 3 4 5 इन रेडियस 1, 15 20 25 इन रेडियस 5। अब ये 10 है 5 है। क्लियर है मेरे दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत? आता है वीसी, आता है। आईआईटी में ये सब नहीं आता, आईआईटी में इतनी आसान चीजें नहीं आती। 10 है, ये 5 है। क्लियर है भाई? आपसे दोनों के सेंटर के बीच की दूरी पूछा है। अब यहां पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, 10 5 15 बता देंगे, आंसर 15 नहीं है। आप यहां से इस पे ये परपेंडिकुलर डालते हो ना, अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, तो कितना बचा 5 बचा, ये कितना बचा 5। यहां तक कोई दिक्कत इसमें? ये 10 + 5 ये कितना हो गया तुम्हारा 15, 15। बोलो दोस्त, यहां तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 5 एकम 5, ये 5 तिया 15, तो 5 3 और 1 का √10, 5√10, ए ऑप्शन। अच्छा हर्षित, 15 कैसे आया? अरे यार खुद बताओ, इस सर्कल की रेडियस 10, ये रेडियस ही तो है, ये कितना है, ये 10 ही तो है रेडियस, दिस इज 10 एंड दिस इज 5, तो 10 + 5 15, रेडियस का सम ये है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल ये बनाइए भाई, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बनाइए।
अब है 15, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 15, 20, 25 हो, 15, 20, 25 हो, तो उसकी रेडियस क्या होगी? 5 ही तो होगी। यार तुम आज तक इन रेडियस नहीं निकालना सीखे, क्या सीखोगे तुम जीवन में जब तुम आज तक इन रेडियस नहीं निकालना सीखे राइट एंगल ट्राइंगल की? हैं? फिर कहोगे सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। लक्षण तो तुमने खराब कर रखे। देखो देखो, ए बी 13 है, ए सी 14 है, बी सी 15। फेवरेट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी 13, सॉरी ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, ए बी 13, ए सी 14 है और बी सी 15। 13, 14, 15 ट्राइंगल आ गया। अब ये क्या है? इसका इनसर्कल खींचा है, इनसर्कल, और ये इसकी कोई टेंजेंट खींच दी है सर्कल की एम एन, जो ए बी को एम पे, बी सी को एन पे काट रही है। ठीक है, त्रिभुज एम बी एन के अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया जिसकी रेडियस कितनी है? 1 है, 1। तो इस ट्राइंगल का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे दोस्त? अगर मुझे इस ट्राइंगल की रेडियस पता है, अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पता लग जाए, पेरीमीटर डेल्टा बराबर आर इंटू एस, एरिया बराबर इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, तो मेरा टारगेट पेरीमीटर निकालना है। 13, 14, 15 मैंने याद करा, बताइए इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे आएगा? ये तो मैं करा चुका हूं। हाँ भाई, पेरीमीटर क्या है इस ट्राइंगल का? ट्राइंगल बीएमएन का पेरीमीटर क्या है? यस, हीरोनियन ट्राइंगल है ये। क्या है पेरीमीटर इसका? नहीं बताओगे ना तुम? हैं? अरे यार, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये यहां पे काट रहा है P, ये यहां पे काट रहा है, ये इसको हटा दो, अभी भूल जाओ इसको कुछ। आप बताइए, ये साइड 13 है, ये साइड 15 है, तो सम कितना आ गया? 28। ये साइड 13 है, ये साइड 15, 28। 28 में से मुझे ये घटाना है, ये घटाना है, और ये क्या है? ये दोनों घटाना है। ये क्या है? ये क्या है? ये 14 ही तो है। 14 है, तो 28 में से 14 घटा देंगे, 14 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर 14 है। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा बने दिस साइड प्लस दिस साइड में से दिस साइड घटा देना है, दिस प्लस दिस में से दिस साइड घटा देना है, पेरीमीटर आ जाएगा इसका 14। अगर पेरीमीटर 14 है तो सेमी पेरीमीटर 7, और इसके अंदर की रेडियस 1, तो एरिया कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। बढ़िया सवाल था ना? बोलो। क्लियर है भाई? सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती है, वो वाला कंसेप्ट यहां पे लगा है। चलो आगे चल रहा हूं मैं। ओके, अच्छा, चलो ध्यान से सुनिए। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो इन सेंटर के हैं। अभी जो मैं आपको चीजें कराऊंगा वो सरकम सेंटर की हैं। ठीक है, चलो। पॉलीगन भी पढ़ाएंगे। प्रमोद, टेंशन मत लो। ध्यान से सुनिए। अब आप मुझे बताइए सरकम सेंटर, पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट में थ्योरी रिवाइज करा देता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। सरकम सेंटर क्या होता है? हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होके जाए। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल, जैसे ट्राइंगल एबीसी है, तो ये एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से पास होके जाए। इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल का सरकम सर्कल या परिवृत्त। और इस सरकम सर्कल के सेंटर को बोलते हैं हम सरकम सेंटर। इसी सरकम सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं अपन लोग? सरकम सेंटर बोलते हैं। ओ इज द सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सर्कल का सेंटर। अब आप ये जानते हैं कि सरकम सेंटर ये है, सरकम सेंटर की, किसी भी सर्कल के सेंटर की सरकमफेरेंस से दूरी रेडियस, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है ना? तो सरकम सर्कल की रेडियस को क्या बोलते हैं अपन लोग? सरकम रेडियस। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर, सरकम रेडियस।
तो सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्षों से इक्वल दूरी पर होता है। क्या होता है? इक्वल दूरी पर होता है। बात समझ में आई? इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल दूरी पर होता है और ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। क्लियर है दोस्त? अच्छा, पहले मैं इसके कंसेप्ट बताऊंगा ना आपको, एक सेकंड में हटा दे रहा हूं। ठीक, अब ध्यान देना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है, लेकिन सरकम सेंटर के केस में ऐसा नहीं है। सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये बात सभी को समझ में आ गई? अब आप ये बताइए कि सरकम सेंटर बनता कैसे है? सरकम सेंटर बनता कैसे? क्लियर है? हाँ, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे तुम्हारा कोई साइड है, अगर आप किसी साइड के एक ऐसी लाइन खींचो जो उस लाइन पे परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्लियर है ना? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो P, ये जो पॉइंट P होता है ये हमेशा A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो कहने का मतलब है ट्राइंगल की तीनों साइड्स के, ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं वो पॉइंट ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है। ट्राइंगल की तीनों साइड के सरकम सेंटर, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगे वो ट्राइंगल का सरकम सेंटर या परिकेंद्र होगा। जैसे साइड BC का लंब समद्विभाजक खींचा हमने, साइड AC का लंब समद्विभाजक खींचा, साइड AB का लंब समद्विभाजक खींचा, तीनों एक ही पॉइंट मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगे और यही तुम्हारा सरकम सेंटर होगा। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। अनिल समझ में आया? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है। नेक्स्ट, यस, ठीक है। अब ये चीज समझिए। वेरी गुड नीरज। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC का सरकम सर्कल है, ये सरकम सेंटर है। तो ये ध्यान रखना कि साइड BC द्वारा, ये सर्कल का ही सेंटर है ना, सरकम सर्कल। साइड BC द्वारा सरकम सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा, एंगल कितना होता है? एंगल BOC। ये वर्टेक्स एंगल BAC का दुगुना होता है। क्या होगा? दुगुना। साइड AC द्वारा जो एंगल बनेगा सरकम सेंटर पे, ये तो जानते हो सेंटर पे जो बना एंगल होता है एंगल AOC, वो किसका दुगुना होगा? एंगल ABC का दुगुना होगा। ऐसे ये जो एंगल बनेगा साइड AB द्वारा सेंटर पे, वो किसका? एंगल ACB का डबल होगा। ये बात भी जानते हो, ठीक है? सबको समझ में आया? नेक्स्ट, ओके। अब ये बताइए, नहीं दिनकर, नहीं उत्पल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ वेंथ नहीं होती, अनंत लेंथ तक जाते हैं वो, तो सबकी अलग अलग होगी, टेंशन मत लो यार। जैसे ये ट्राइंगल AB से, ये इसका सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया है। साइन रूल क्या होता है? A बटे साइन A बराबर B बटे साइन B बराबर C बटे साइन C। ये साइन रूल है भाई। और ये इक्वल एक कांस्टेंट होता है, यही कांस्टेंट तुम्हारा 2r होता है सरकम रेडियस, यही कांस्टेंट तुम्हारा 2r होता है सरकम रेडियस। नेसेसरी है नीरज, बिल्कुल नेसेसरी है, ध्यान से सुनना, डाउट मत लो। ट्राइंगल के दोनों, एक ट्राइंगल की दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेंगे, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसी पॉइंट से होके जाएगा। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई? यहां तक क्लियर है?
अच्छा, अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं, ये कैपिटल आर की वैल्यू निकालूं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा। तो कैपिटल आर बराबर a बटे 2 साइन ए इक्वल टू b बटे 2 साइन b इक्वल टू c बटे 2 साइन c। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी ट्राइंगल की एक साइड पता है और उसके सामने का एंगल पता है, तो आप उस ट्राइंगल की सरकम रेडियस निकाल सकते हो। अगर आपको एक साइड पता है और उसके सामने का एंगल पता है, कैपिटल आर कितना आ जाएगा, a अपॉन 2 साइन ए, a अपॉन 2 साइन ए। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया है? अच्छा, दूसरी बात, सपोज इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया किससे डिनोट किया हमने, डेल्टा से। अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, साइड ए, साइड बी, साइड सी, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है तो एरिया भी पता चल जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से। तो उस ट्राइंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या है, ए बी सी बटे 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी बटे 4 डेल्टा। सरकम रेडियस ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये कॉपी में लिखते रहना फास्ट करके। आगे चलूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही यहां तक। नेक्स्ट तो हो गया, यस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सब अलग अलग होते हैं। स्केलन ट्राइंगल में सबकी पोजीशन अलग अलग होती है। तो पेपर में कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि एक ट्राइंगल के इन सेंटर आई और इसके सरकम सेंटर ओ के बीच की डिस्टेंस ये क्या होगी, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है। ओ आई है ना, तो ये ओ आई क्या है, सरकम सेंटर परिकेंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र के बीच की दूरी। तो अगर आपको किसी ट्राइंगल की सरकम रेडियस पता है, कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस, स्मॉल आर मतलब इन रेडियस, तो उसके सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी ये जो होगी स्मॉल डी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर। अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बोलो, सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। वेरी गुड नीरज, लेकिन डायरेक्ट डी याद रखना है आपको ना। डी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। 1/r प्लस डी प्लस 1/r माइनस डी बराबर 1/r। इसको मत याद रखो। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब ये क्या मतलब है, आपको ये पता है कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होती है या फिर जीरो होती है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। सब फॉर्मूला बताऊंगा, टेंशन ना लो। बिल्कुल है, प्रशांति आता है, कम से कम आधा घंटा चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, है भाई। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, कहने का मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो कैपिटल आर स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r बटे स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये एक बार पेपर में पूछा गया है। किसी भी ट्राइंगल की सरकम रेडियस और उसकी इन रेडियस का जो रेशियो है वो हमेशा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। वो हम उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2। मतलब किसी भी ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस की रेशियो की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है। क्या होती है, 2। अदरवाइज ये जो है रेशियो 2 से बड़ा होगा। सरकम रेडियस हमेशा इन रेडियस से दुगने से भी बड़ी होती है। और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये किस केस में मिलती है, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल में। किसी भी ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो है
है ना। सरकम रेडियस और रेडियस का जो रेशियो है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू 2 होगा और 2 से बड़ा होगा। मिनिमम वैल्यू कहां मिलती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलावा बाकी जितने भी ट्रायंगल है वहां सरकम रेडियस से रेडियस का रेशियो हमेशा 2 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत इसमें? इक्वल नहीं हो सकती प्रशांत इन रेडियस सरकम रेडियस कभी भी। आगे चले, सब कुछ क्लियर है? नेक्स्ट, ओके। अरे तुम इतना कम कैसे कमेंट कर रहे हो? कॉपी में लिख रहे हो क्या सब लोग? यस। अब मैं आपको बताता हूं सरकम सेंटर की पोजीशन। जैसे मैंने बताया इन सेंटर तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। सरकम सेंटर कहां कहां होता है? अगर कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा जो उसका सरकम सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर होगा। क्लियर है यहां तक दोस्त? क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। यस। अब राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात ये पता है, ये बात सभी स्टूडेंट को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा एक सेमी सर्कल के अंदर बनता है। हमेशा एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है राइट एंगल ट्रायंगल, सेमी सर्कल, है ना। और ये हो गया सेमी सर्कल का सेंटर, सेंटर हो गया। बोले यहां तो कोई दिक्कत? और सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसका मतलब तो ये हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये डायमीटर है। डायमीटर का मिड पॉइंट मतलब हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। मतलब ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, और ये जो होगा तुम्हारा ये होगा एक सेमी सर्कल के अंदर। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। ये जो AC है और ये जो AC है ये सर्कल का डायमीटर होगा। बिल्कुल कह रहे हो, ये जो AC है इस सर्कल का क्या होगा? डायमीटर होगा। ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ गई ना? यस निर्मल, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं। घर का खाना खा खा के कमजोरी आ गई। अच्छा नीतीश, ये बड़ा अजीब प्राणी मिला है। यहां तक समझ में आई? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी है, सरकमफ्रेंस की दूरी, सरकम रेडियस, मतलब OA बराबर OB बराबर OC बराबर कैपिटल आर, ये क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की यस भव्य, राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है। ये दिस इज ट्रू फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल सौरभ, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस हाइपोटेनस उसके कर्ण का आधा होती है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या तुम्हारे? अरे बोलते क्यों नहीं हो तुम? ठीक है। दूसरी बात, राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो पॉइंट बी है ना, ये जो पॉइंट बी है राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र। ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है और ये सरकम सेंटर है। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है? सरकम रेडियस। तो अगर कभी पेपर में सवाल पूछ लिया, अगर आपसे कभी पेपर में सवाल पूछा कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी बताओ, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी, राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस हाइपोटेनस कर्ण का आधा होती है। ठीक है भाई? क्लियर है दोस्त? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये जो सरकम सेंटर है हाइपोटेनस का तो मिड पॉइंट है। क्लियर है? डी नहीं है सो ये O है। ये O समझ लीजिए, O है भाई, ये O।
ये O है। सोनाली हम बताएंगे जब मैं आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। राहुल अभी बहुत दिन है। क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत? चलो ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है। आप मुझे बताइए राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान सुनना, राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या है? सरकम सेंटर। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है सरकम सेंटर। तो मिड पॉइंट से अगर तुम वर्टेक्स को मिलाओ तो ये क्या आ गया? ये मीडियन आ गई हाइपोटेनस की। ये क्या आ गई? ये मीडियन ऑफ हाइपोटेनस आ गया। मीडियन ऑफ हाइपोटेनस आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। ये राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन आ गई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ये राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन आ गई कि नहीं? मीडियन ऑफ हाइपोटेनस, माध्यिका हो गई। और ये जो माध्यिका है ये सरकम रेडियस के बराबर है। तो अगर आपसे कभी पेपर में सवाल पूछ लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस की मीडियन बताइए, तो हाइपोटेनस की जो मीडियन होती है वो क्या होगी? सरकम रेडियस ही होगी, मतलब हाइपोटेनस का आधा होगी। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं समझ में? अब मैं आपको एक समझाना चाहता हूं, एक और कंसेप्ट। अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीन मीडियन होते हैं, तीन साइड तीन मीडियन। एक मीडियन तो ये होगी, एक मीडियन ये होगी, एक मीडियन ये होगी। तीनों मीडियन में सबसे छोटी माध्यिका हमेशा हाइपोटेनस की होती है। मैंने आपको बताया है जितनी बड़ी साइड उतनी छोटी मीडियन। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन तो है, हाइपोटेनस की मीडियन है, बट ये जो है शॉर्टेस्ट मीडियन है, शॉर्टेस्ट मीडियन। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका उसके हाइपोटेनस पे होती है और इसकी सरकम रेडियस का आधा होती है। बोलो। यहां तक क्लियर है? क्या आपको कुछ भी समझ आता है? शॉर्टेस्ट मीडियन। आगे चलूं मैं? नेक्स्ट कंसेप्ट। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 25। देखिए आपके सामने कंसेप्ट लिखा हुआ है, समझ लीजिए एक बार। जो भी मैंने अभी समझाया वो लिखा हुआ है। हाइपोटेनस का आधा, बोलो। आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, इसको O बोल देते हैं, सरकम सेंटर हो गया। ये जो BD है, BD ये BD ही रहने दो, चलो कैपिटल R, ये हाइपोटेनस का आधा, ये हाइपोटेनस की मीडियन है और ये ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन है। क्लियर है? चलो सम्स करें, सम्स भी करेंगे। अच्छा ये देखना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होता है ना, अब मैंने आपको एक बात बताई कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेनस के ऊपर, मतलब ट्रायंगल के ऊपर। लेकिन जो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होता है, जो अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज जो होता है ना ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, आउटसाइड होता है। समझ में आया कि नहीं समझ आया? जैसे मैंने आपसे कंसेप्ट क्या बोला? मैंने आपसे कंसेप्ट ये बोला है कि इसका सरकम सेंटर क्या होता है? तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिले। हमने साइड AB का बाइसेक्टर खींचा परपेंडिकुलर, साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड C का, तीनों कहां जाके मिले? ट्रायंगल के बाहर जाके मिले, और ये तुम्हारा सरकम सेंटर है। तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के बाहर होगा। बोलो कोई दिक्कत?
है ना। और कहां होगा, पोजीशन भी देख लेना, पोजीशन भी देख लेना, इधर लार्जेस्ट एंगल के सामने, इधर हमेशा इधर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे, आप इसको खींच भी सकते हो, इस पॉइंट को सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के, रेडियस हो जाएगी ना सरकम रेडियस, ये भी सरकम रेडियस हो जाएगी, ये भी सरकम रेडियस हो जाएगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी। एक ऐसा सर्कल इस तरीके से खींचा जा सकता है। बोले यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बताइए, ये पढ़िए एक बार। बोलो, इक्विलेटर, देखो दो स्पेशल ट्राइंगल होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। इनको हम अलग से भी पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां तक क्लियर? बोलो, ये बचपन से पता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सब एक ही जगह होता है भाई। और ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो किसका होगा, ये रेशियो 2:1 के रेशियो में होगा, 2:1 के रेशियो में। तो आप ये बताइए, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा भी शांत, ठीक है ना। सरकम रेडियस क्या होती है, अब ये ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो क्या होती है, a/√3। तो ये सरकम रेडियस है, ये क्या है, सरकम रेडियस कैपिटल आर, ये क्या है, इन रेडियस स्मॉल आर। सरकम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो क्या होता है, 2:1। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो कितना होता है, 2:1, ठीक है ना। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सब एक ही जगह लाई करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसमें कैपिटल आर बट स्मॉल आर 2:1 आ तो गया चंबल, ओके। यहां तक क्लियर है किसी दोस्त को? अब आ जाओ सवालों पे, ये बनाइए। पहला सवाल, सवाल नंबर 40। हाँ, इसमें इतनी कंसेप्ट है बस, ठीक है। बनाइए। इन ए स्केलन ट्राइंगल फील्ड ए पोल इज सिचुएटेड एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द कॉर्नर्स टू द टॉप ऑफ पोल आर इक्वल, देन द पोल इज सिचुएटेड ऑन विच पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड। बताइए क्या उत्तर है, सरकम सेंटर। आंसर क्या आ जाएगा, सरकम सेंटर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास एक ट्राइंगुलर फील्ड है, मतलब एक खेत है, त्रिकोणाकार समझ लीजिए। अब इसमें क्या है कि स्केलन ट्राइंगल है, इसमें खंबा खड़ा हुआ है, पोल। पोल जो है इस तरीके से है, इसके अंदर पोल है कि इस खंबे के टॉप का एलिवेशन एंगल तीनों वर्टेक्स से इक्वल है। अगर एलिवेशन एंगल तो तभी इक्वल हो पाएगा ना जब इस पॉइंट की तीनों वर्टेक्स से दूरियां बराबर हो, तभी तो एलिवेशन एंगल इक्वल हो पाएगा। मतलब ये जो खंबा है किस पॉइंट पे खड़ा है, ये खंबा सरकम सेंटर पे है, ठीक है ना। सेंट्रॉइड नहीं होगा। सौरभ बताओ क्या पूछ रहे हो?
क्लियर है? अगला क्वेश्चन, तो ये तो बहुत आसान सा था। यस, ये वाला बनाइए। बोलो। 146। सोच समझ के बताइए। O is the circumcenter of triangle PQR whose angle P 56 degree, bisector of angle OQR and ORQ intersect at M, then what is the measure of QMR? बिल्कुल सही है। अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं PQR जिसमें एंगल P 56 डिग्री, तो ये एंगल P होगा 56, ये P, ये Q, ये R, ये वाला एंगल कितना है? 56 डिग्री है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी को समस्या है। तो यहां पे इसका जो है O क्या है? सरकम सेंटर है, तो O सरकम सेंटर है, तो ये एंगल OQR, एंगल ORQ, तो ये एंगल OQR और ये ORQ मिला दिया कि समद्विभाजक M पे मिलते हैं। एंगल OQR का बाइसेक्टर और इस ORQ का बाइसेक्टर यहां मिलते हैं पॉइंट M पे, पॉइंट M पे। तो आपसे ये पूछा है QMR कितना होगा, तो आप मुझे दोस्त खुद ही बताइए। अगर ये 56 डिग्री है तो 90 प्लस 28 ये कितना हो जाएगा? 118 डिग्री। सॉरी, 56 का डबल ये कितना हो जाएगा? 112 डिग्री। सरकम सेंटर पे डबल, और ये एंगल 90 प्लस 56 वापस से 146 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें कुछ था ही नहीं, सी ऑप्शन। आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, नहीं विजेंद्र, ये वाला बनाइए। यहां ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 42। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बोलो। एक त्रिभुज एबीसी है जो बना हुआ है, ए ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो एक ट्राइंगल एबीसी है जो, ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी, ए बी सी, ठीक है ना, ये ट्राइंगल बना हुआ है। ए ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, इसका सेंटर ओ है। एओ को प्रोड्यूस किया जाता है टू मीट द सर्कल एट के, तो इसका जो सेंटर है वो ओ है, तो एओ को प्रोड्यूस किया जाता है टू मीट द सर्कल एट के, जिससे कि उस सर्कल को जाके कहां मिले? पॉइंट के पे। एडी जो है, ए ओ जो सर्कम सेंटर है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो एडी जो है इस पे परपेंडिकुलर होगा, दिस इज 90 डिग्री। आपको दिया क्या है? एंगल बी 80 और एंगल सी 64, तो गड़बड़ कर दी हमने। आपको बी को इधर लेना चाहिए क्योंकि बड़ा एंगल, ये जो परपेंडिकुलर है बड़ा एंगल के नजदीक होता है। एंगल बी 80 डिग्री हो गया और ये सी कितना हो गया? 64 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा क्या? आपसे ये पूछा है डी ए के, ये वाला एंगल पूछा है। तो एक्चुअली ये वाला जो एंगल होगा हमेशा इन दोनों का डिफरेंस होगा 16 डिग्री, हमेशा इन दोनों का डिफरेंस होगा 16 डिग्री, ये वाला जो एंगल होगा। अगर वर्टेक्स से आप सरकम सेंटर को मिला दो, परपेंडिकुलर डाल दो, तो डिफरेंस होता है 8 नहीं आएगा। समझे कि नहीं? बाइसेक्टर नहीं है ये। आप ये समझिए कि 90 है, ये 80 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। यहां तक बात समझ पा रहे हैं? आप मुझे खुद ही बताओ, आप मुझे मेरे दोस्त खुद ही बताओ कि अगर आप इसको यहां से मिला देंगे, यहां से मिलाओ, अगर ये 64 डिग्री है तो सरकम सेंटर पे कितना बनेगा? डबल 128। ये एंगल डबल बनेगा 128 डिग्री 128। तो इन दोनों का सम कितना रहेगा? फिर इन दोनों का सम कितना रहेगा भाई? 52 डिग्री। मतलब और ये दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे, तो ये कंप्लीट एंगल 26 डिग्री। 26 में से 10 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 16। दीपक, वो हाफ तब होता है जब एक लाइन एंगल बाइसेक्टर डाली जाए, एक लाइन एल्टीट्यूड हो। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? ठीक है, दिस इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, ये सरकम सेंटर है। अगर ये 64 डिग्री है तो सरकम सेंटर पर डबल बनेगा 128। ये दोनों इक्वल 128, तो दोनों का सम कितना बचेगा? 52। ये भी 26 हो जाएगा, ये भी 26 हो जाएगा। 26 से 10 तो कितना बचा बीच में? 16। नहीं सौरभ, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
यस, ये बनाइए। सौरभ मेरे भाई, तुम कितना, जैसे तुम्हारा ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड के इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वर्टेक्स से पास नहीं करेगा, अलग जाएगा कहीं पे। ये तुम्हारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो तो साइड से थोड़ा ना पास करेगा, और यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा ना होगा। दोनों लाइनें अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे कुछ आया करो, बड़ा ऊट पटांग ट्रायंगल बना के चेक कर लिया करो। आपके सामने चित्र में दिखाया गया है कि OX, OY, OZ तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। QPR 65, QPR मतलब ये वाला एंगल जो है 65 डिग्री है। तो आपसे पूछा है OQR, QOR, QOR मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और POR ये वाला एंगल, इसका सम पूछा है। अगर ये 65 है तो 130 हो जाएगा। एंगल QPR 65 है, ये तो 65 होगा। PQR 60 है, PQR 60 है तो 120 हो जाएगा। 130 प्लस 120 250 डिग्री। ये साल 2017 मेंस के पेपर में आया सेम क्वेश्चन। कितना आसान सवाल था। बस यहां पे ये देखना है कि सरकम रेडियस पे क्या बनेगा तुम्हारा, डबल। ठीक है, चलो ये बनाइए। यस, हाँ रोहन, ये प्रीवियस ही है। सोच समझ के बताओ। देखो, जब सरकम सेंटर की बात चल रही है और एंगल की बात चल रही है, तो इस बात का ध्यान रखना कि सरकम सेंटर पे जो बना एंगल है वो हमेशा वर्टेक्स पे बने एंगल का डबल होता है, और सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से दूरी इक्वल होती है। आप मुझे बताइए कि तुम्हारा ओ सरकम सेंटर है, ट्राइंगल का ओ सरकम सेंटर है, ये 20 डिग्री है। आपको ये दिया है कि BD DC के बराबर है। BD जो है, ये जो लाइन BD है DC के बराबर है, तो ABD 20 डिग्री है। तो आपसे थीटा पूछा है, आप इसको मिला दीजिए A से O को। देखिए, ये भी सरकम रेडियस होगी, ये भी सरकम रेडियस होगी, है ना। सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, अगर ये 20 डिग्री तो एंगल भी तो 20 डिग्री आएगा, है भाई। हमेशा क्या आइसोलेस बनता है, 20 20 40 तो 140। अगर ये 140 है तो एंगल कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, है भाई। अगर 140 है तो एंगल कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। आपको बोला है BC और DC के बराबर है, मतलब ये जो लाइन BC है, अच्छा BC जो है ये DC के बराबर है। ये ट्राइंगल DBC को देखो, ये 70 है तो इन दोनों का सम 110, तो ये दोनों एंगल हाफ ऑफ 55 डिग्री के हो जाएंगे, 55 55 के। 55 इज द आंसर। बोलो। सत्तर कैसे आया? अबे यार, तुम कब समझोगे, कौन से जमाने से आए हो तुम। अगर सरकम सेंटर में मंदबुद्धि 140 है तो वर्टेक्स पे आधा नहीं बनेगा 70, है भाई। इस लक्षण के साथ तो तुमसे MTS भी ना निकलेगा। ये बनाओ अगला। 44 हो गया, 45। यस, दिख रहा है ना आपको सवाल? ठीक है, ये जो है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री 90 डिग्री है ना, वो बना रखा है उसमें। बताइए सर जी, सही है, कंपटीशन कम हो रहा है। अरे कंपटीशन तो वैसे ही कम है भाई। अच्छा रोहन, बताओ चलो।
वेरी गुड यार, वेरी गुड, 30, वेरी गुड। मैंने आपको एक चीज बताई है कि सेमी सर्कल में बना जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सेमी सर्कल में बनेगा। ये जो 90 डिग्री है हमेशा सेमी सर्कल में बनेगा, दिस विल बी इन द सेमी सर्कल ऑलवेज। अब आप खुद बताओ, ये 90 ये 90 सेम बेस ए बी पे बने, मतलब ये जो होगा इस तरीके से ये जो है एक सेमी सर्कल के अंदर होगा कि नहीं, और ए बी जो है इसका डायमीटर हो जाएगा, एक सर्कल में हो जाएगा ना, और ए बी इसका डायमीटर, और सेमी सर्कल में ये 90 दिख रहा है ना सभी को, होगा कि नहीं। तो सर्कल के इस आर्क को देखो, आर्क बीडी द्वारा अगर सरकमफेरेंस पे 30 डिग्री, तो ये भी तो सरकमफेरेंस पे ना 30 डिग्री बनेगा, ये आंसर है। बोलिए नेक्स्ट। ये बनाइए, सॉल्व इट। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। वेरी गुड। देखिए, ओ तथा आई त्रिभुज एबीसी के अंतः केंद्र एवं परिकेंद्र, ये तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, ओ इसका सरकम सेंटर है और आई इसका इन सेंटर है। तो आप ही जानते हैं सरकम सेंटर पे 4 थीटा, साइड ए बी द्वारा सरकम सेंटर पे 4 थीटा, तो वर्टेक्स पे कितना बनेगा 2 थीटा। अगर साइड ए बी द्वारा इन सेंटर पे 4 थीटा, तो यहां कितना बनेगा 90, मतलब ये जो है 4 थीटा जो है, ये जो 4 थीटा है ये 90 प्लस एल्फा बटे 2 है। मतलब ये वाला जो एंगल है ये कैसे आया है, ये एंगल कैसे आया, जैसे 90 प्लस सी अपॉन 2, ये 4 थीटा आ जाएगा। तो मतलब ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 4 थीटा माइनस 90 का डबल, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, 90 घटाओ इसका डबल कर दो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है भाई। तो ये तो बहुत आसान था। तो 90 दूनी 180, 180 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 6 थीटा, तो थीटा 30 डिग्री आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है भाई। सरकम सेंटर इन सेंटर पे दे रखे, दोनों को रिलेट कर दो। इन सेंटर पे 4 थीटा दे रखा, 4 थीटा माइनस 90 इंटू डबल, ये आ जाएगा वर्टेक्स पे, इक्वेट कर दिए दोनों को। ठीक है सरज, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, ये बनाइए, ये अच्छा सवाल है, ये वाला सवाल बढ़िया है, इसको बनाना। क्लियर है। हाँ स्वेट, एक ही बात है, ये बनाइए। दिए गए चित्र में O1 त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, तो मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, ये ABC, ये मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ABC, इसका सरकम सेंटर है O1, तो ध्यान रखना ट्रायंगल ABC का O1 है। O2 ट्रायंगल BDC का, BDC मतलब ये BDC क्या हो गया, ये तुम्हारा ऑब्ट्यूस हो गया, ऑब्ट्यूस है तभी तो बाहर है, BDC ऑब्ट्यूस है तभी तो बाहर है O2। एंगल BAC, ये वाला एंगल 58 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 58 डिग्री। तो आपसे पूछा है O2BD, है ना, मतलब ये देखिए ना, ये तुम्हारा सरकम सेंटर है, तो ये जो है इस तरीके से होगा, और इसका सेंटर क्या है O, इस सर्कल का सेंटर क्या है O है ना, BDC का सरकम सेंटर O है। तो आपसे पूछा है O2BD, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला बताइए।
बोलिए। देखो अगर ये 58 डिग्री है, पहले तो ये देखो ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर ओ है, तो इसको यहां से मिला देंगे। अगर ये 58 डिग्री है तो सरकम सेंटर पे डबल बनेगा, 58 का डबल 116 डिग्री, 116 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 116 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अगर ये 116 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 64। तो ये कितना हो जाएगा? 32 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 32 डिग्री है भाई। ये देखो आर्क बीडी दिख रहा है, चाप बीडी, चाप बीडी द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे 32 है तो इस सर्कल के सेंटर पे डबल बनेगा 64। तो ये वाला एंगल 64 डिग्री आ गया। ये एंगल कितना आ गया? 64 डिग्री। अगर आप ट्राइंगल DO2B को देखो, DO2B ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, ये भी रेडियस। अगर ये 64 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 116। मतलब ये एंगल भी 58, ये भी 58, 58 विल बी द आंसर। ए ऑप्शन है। जो लोग 52 बता रहे हैं वो गलत है, इसका आंसर 58 है। बोलिए। क्लियर है भाई? ठीक है ना? वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन था जो अभी कराया हमने? 47। अब आएगा 48। ये बनाइए, ये तो आसान है, इसको बनाइए। नीतीश लास्ट वाले में कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि अगर ये एंगल 58 डिग्री है तो सरकम सेंटर पे डबल बनेगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 116 डिग्री होगा। ये 58 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 116 डिग्री। 58 ही 116 है। अब सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी इक्वल, तो ये 116 है तो ये 32 32 हो जाएगा कि नहीं? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब ये सर्कल को देखो, सर्कल की चाप बीडी द्वारा अगर सरकमफ्रेंस पे 32 तो यहाँ सेंटर पे 64, ये 64 है तो ये दोनों इक्वल। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, ये 58, ये 58। पकड़ के रखो, सरकम सेंटर पे डबल बनेगा और सरकम सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी इक्वल होती है, ये बात पकड़ के रखो। ओके, देखिए त्रिभुज एबीसी में एबीसी के एंगल बाइसेक्टर PQR पे मिलते हैं। जैसे मैं आपके सामने ये बनाता हूं सर्कल, और ये होगा तुम्हारा ट्राइंगल एबीसी। ध्यान सुनना, ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी का सरकम सर्कल हो गया। ये बोला है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर PQR पे मिलते, तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, है ना, P पे मिल रहा है। ये एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया, ओके, है ना, Q पे मिल रहा है। और ये एंगल सी का बाइसेक्टर। अब इसको उसमें मत समझ लेना कि तुम्हारा सरकम सेंटर नहीं, ये इन सेंटर है, बाइसेक्टर मिल रहे, दिस इज इन सेंटर। अच्छा, एंगल ए 36 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपको 36 डिग्री दिया, 36 डिग्री। और BQR 20, BQR ये वाला एंगल आपको 20 डिग्री दिया है, 20 डिग्री। और आपसे पूछा क्या भाई? आपसे पूछा CRQ, ये वाला एंगल पूछा है। तो ये तो बहुत आसान है। इस सवाल के देने का पर्पज यही था कि बहुत सारे लोग इसको 36, इसको 72 कर देते हैं और गलती कर देते हैं। अगर ये 36 है तो इन सेंटर पे 90 + 18, ये कितना बनेगा? 108 डिग्री। बोले यहां तक किसी को दिक्कत? अरे बात समझ में आ रही है? अगर ये 36 डिग्री तो इन सेंटर पे कितना बनेगा? 108। अगर ये 108 है तो ये एंगल भी 108, ये 108, ये 20, 128, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा? 52।
दिस एंगल इज 52 डिग्री और ये आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, समझे? हाँ, अगर देखो कभी कभी अगर आपसे ये वाला एंगल पूछ ले, ये वाला, तो ये भी बता सकते थे, आसान सी बात है। ये 52 निकल जाएगा। देखो ये आर्क सी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे 52, तो सी क्यू द्वारा सरकमफ्रेंस पे ये भी 52। सी भी क्यों पूछता, जो भी 52 आ जाता। ठीक है, अगला। ओके, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बनाइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है भाई? कौन से स्टार के आकाश? 5 भुजाओं वाले स्टार में 36 डिग्री बनेगा आकाश। ठीक है, देखो अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, आपसे पूछा क्या है, 7x प्लस 7y अपॉन 2z, 7x प्लस 7y अपॉन 2z, ये तो पूछा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इतना भी बड़ा नहीं कर सकते हम, पहले सवाल भी तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 7x प्लस 7y प्लस 7x प्लस 7y अपॉन 2z। हालांकि ये एक थ्योरम है, ये क्या है, ये एक थ्योरम है, वो कि आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि x है, y है, z है, तो आप अपनी मर्जी से इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के कुछ भी कर सकते हो, इक्विलेटरल मान के। ठीक है ना दोस्त? लेकिन यहां पे मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट पे बता रहा हूं। ओके, आप ये बताइए, आई जो है यहां इन सेंटर है, आई जो है ट्रायंगल का इन सेंटर है, सी सरकम सेंटर है। आई अगर इन सेंटर है तो ये लाइन बाइसेक्टर है, सी सरकम सेंटर है। आपको दिया है क्यू सी डी एक्स, क्यू सी डी एक्स दिया, ये वाला जो एंगल है, मतलब क्यू डी द्वारा सेंटर पे एंगल ये एक्स दिया, ये एंगल एक्स दिया है। आपको दिया है क्यू आई डी जेड, क्यू आई डी, ये वाला जो एंगल है ये आपको जेड दिया, ये एंगल आपको जेड दिया है। तो आपसे पूछा है, और आपको और क्या दिया, पी क्यू आर वाई, पी क्यू आर, ये वाला एंगल आपको वाई दिया है, पी क्यू आर वाई। आप जानते हैं कि इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाते तो आधा आधा होता है, आधा आधा होता है। अगर आप इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाएंगे आधा आधा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल y है तो ये आधा हो जाएगा y/2, ये भी y/2, तो एंगल y/2 आ गया, y/2। अब ये देखो चाप QD द्वारा अगर सेंटर पे x है तो सरकमफेरेंस पे कितना होगा, x/2। सवाल खत्म। ट्राइंगल को देखो PIQ को, ये x/2, ये y/2, एक्सटीरियर z, ये x/2, ये y/2, एक्सटीरियर है z। ठीक है ना? तो यहां से x/2 प्लस y/2 कितना आ गया तुम्हारा, z। आपसे पूछा है 7x प्लस 7y, तो 7 से मल्टीप्लाई करनी है, 7। ठीक है, लाइन PD भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। क्यों CDX दिया है ना, क्यों CDX दिया है, अगर ये x है तो ये x/2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? वेरी गुड, सबको समझ में आया? बढ़िया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ओके, ये भी बहुत बढ़िया सवाल आ गया आपके सामने। एक और ये बनाइएगा, सेम कराएंगे भैया सबसे बाद में। ठीक है, बिल्कुल अनुभव, बिल्कुल स्वेट, इट्स ए थ्योरम। देखिए दिए गए चित्र में आई जो है इन सेंटर है, ये तुम्हारा सर्कल है, ट्राइंगल एबीसी का सरकम सर्कल, लेकिन ये इस ट्राइंगल का इन सेंटर है। ध्यान रखना ये इन सेंटर सरकम सेंटर नहीं है। और आईएम की लंबाई जो है 6 है, आईएम की जो लेंथ है ये कितनी है, 6, आईएम 6 दिया है। तो आपसे पूछा है बीएम, तो ध्यान रखना कि
अगर आप किसी ट्राइंगल, ये पिक्चर ध्यान रखो, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सरकम सर्कल खींचो और आपने ये खींच दिया तुमने एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो आईएम होगा, ये एंगल बाइसेक्टर, इसको सरकम सर्कल को एम पे जाके मिला, ये जो आईएम है आपसे पूछा है बीएम, और ये जो बीएम है चाहे आप ये एमसी ले लो, ये इक्वल होता है, आईएम इक्वल टू बीएम इक्वल टू एमसी, ऑलवेज ऑलवेज, आईएम इक्वल टू बीएम इक्वल टू एमसी ऑलवेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आईएम 6 है तो बीएम भी 6 होगा। दिस इज ए थ्योरम। थ्योरम कैसे बनी अब समझाते हैं। आप मुझे बताइए, ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। इन सेंटर से अगर आप वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, बाइसेक्टर है। अगर ये थीटा ये अल्फा तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। बोलो दोस्त, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। आप बताइए सर्कल के आर्क एमसी द्वारा, ये आर्क दिख रहा है एमसी, अगर यहां सरकमफ्रेंस पे अल्फा तो ये भी तो अल्फा होगा, सी ए एम अल्फा तो सी बी एम अल्फा। अगर ये एंगल थीटा प्लस अल्फा है तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा प्लस अल्फा ही आएगा, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है मेरे दोस्त, ये थीटा प्लस अल्फा, ये थीटा प्लस अल्फा, तो आइसोसेलेस बन गए 6 है तो ये भी 6। ठीक है, बोलो। जैसे ये आइसोसेलेस बना आईएमबी, वैसी आइसोसेलेस बनेगा आईएमसी। जैसे ये बना है आईएमबी वैसी बनेगा आईएमसी। ध्यान से सुनना, क्लियर है भाई? कोई दिक्कत इसमें? अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि एक तरीके से इस पे सवाल और बन सकता है, एक तरीके से इस पे सवाल और बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बड़ा ट्रायंगल देखूं ए एम बी, मैं बड़ा ट्रायंगल देखूं ए एम बी, इसका ये एंगल अल्फा, और ये छोटा ट्रायंगल देखूं, सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूं ई, ये ई दे रहा हूं, बी एम ई, बी एम ई, ट्रायंगल बी एम ई। ये दोनों हमेशा सिमिलर होंगे, ये दोनों सिमिलर होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। मैं बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ए एम बी। आप यहां पे ये देख रहे हैं, अगर आप दोनों ट्रायंगल को गौर से देखो तो यहां ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, एक एंगल अल्फा तो इक्वल आ गया, ये अल्फा ये अल्फा। यहां ए एम बी और ये बी ई एम जो सबसे छोटा, और ये ए एम बी, ये अल्फा इक्वल। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन भैया, ये वाला कॉमन है दोनों में। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, इसका ये वाला एंगल तीसरा और इसका ये वाला एंगल तीसरा। देख लो चाहे, ये 2 थीटा प्लस अल्फा है, ये थीटा और थीटा प्लस अल्फा का एक्सटीरियर, ये भी 2 थीटा प्लस अल्फा है ना? तो ये सिमिलर बनते हैं। एआई की लेंथ नहीं पूछ सकता है इनके यहां से अभी, बोलो। अरे बोलिए कि नहीं? ठीक है, ई ये वाला पॉइंट है, ई ये पॉइंट है, ये पॉइंट ई। अगले सवाल में इस पे मैंने एक सवाल बना के डाला है, देखो सवाल नंबर 50 आपके सामने आ रहा है अभी। तो 50 तो हो गया ना, 51। ये बनाइए, सॉल्व इट। अच्छा शुभम, यस नीरज, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाँ आदित्य, बिल्कुल आदित्य। सवाल को थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बीएसी का आंतरिक कोण द्विभाजक बिंदु डी पर भुजा बीसी में से मिलता है। जब इसको आगे बढ़ाया जाता है तो यह बिंदु ई पर त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त से मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक सर्कल बनाइए। सर्कल बन गया, ठीक है ना? सवाल को थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूं, स्पेस चाहिए सवाल को समझाने के लिए। ये हो गया। सवाल में बोला है कि ट्रायंगल एबीसी का, ये ट्रायंगल एबीसी बना दो इसके अंदर। ये हो गया ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज ए
बी सी। अब यहां पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बी ए सी, हाँ बी ए सी होना चाहिए ना, मिड साइड बी सी एट डी। तो बी ए सी का बाइसेक्टर साइड बी सी से डी पे मिलता है और सर्कम सर्कल से ई पे मिलता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। और ये जो आपको डीई है, ये जो आपको डीई है, इसकी लंबाई कितनी दी है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, आई इज द इंसेंटर, आई इस ट्रायंगल का इंसेंटर है, तो आई जाहिर सी बात है इसी लाइन पे होगा, एंगल बाइसेक्टर पे आई होगा। और ए आई 6 है, और ये जो मेरे दोस्त ए आई है, ये ए आई की लंबाई कितनी है, आपको 6 गिवन है, 6। तो आपसे पूछा आईडी, आईडी की लंबाई बताइए कि आईडी कितना होगा। आपसे पूछा आईडी कितना होगा, ये बताइए। थ्री 3.6 आंसर। सोच समझ के बताओ, ये बताना है आपको आईडी एक्स, ये बताना है भैया आपको आईडी एक्स, ये बताना है, ठीक है। एक्स मान लिया मैंने क्या बोला था, अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं, यहां से मिलाऊं, देखो ये बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, साइड सीई द्वारा सरकमफ्रेंस पे थीटा बनना है तो ये भी तो थीटा बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूं छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा, बी डी ई, मोटा वाला ट्राइंगल बी ए ई सिमिलर है, ये थीटा, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन। तो इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये हो गया, कौन सा वाला, बड़े ट्राइंगल का तीसरा एंगल, बड़े ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये हो गया, ये वाला, और छोटे ट्राइंगल का तीसरा एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, इक्वल हो जाएगा। आप ये जानते हैं अगर ये x+1 है तो ये भी तो x+1 आएगा, ये भी तो x+1 आएगा ना, ये तो मैं आपको प्रूव कर चुका हूं, ये x+1 तो ये भी x+1, सवाल खत्म। छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 1, मोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने x+1, ठीक है दोस्त। आप मुझे बताइए कि छोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने x+1 और मोटे ट्राइंगल में सेम इसी एंगल के सामने 7 + x, ये आ जाएगा, यहां से सिमिलरिटी लग जाएगी। तो आप ये बताइए कि यहां से 7 + x बराबर x² + 1 + 2x, तो कितना आ जाएगा, x² ये प्लस x बराबर 7 - 1 6, यही आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आया, क्लियर है। x² + x = 6, तो x की लंबाई 2 आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेटिस्फाई करना, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, सिमिलरिटी लग गई। तो जो लोग 3 आंसर बता रहे वो गलत है, इसका आंसर क्या है 2। 2.4 वाले भी गलत हैं। अरे समझ में आ रहा है तुम्हें, बहुत अच्छा सवाल है ये। इस टाइप का एक और सवाल मैंने मॉक में भी डाला है, वो सवाल देख लेना मॉक में, है ना, और इसको सॉल्व करके देखना, आ जाएगा। प्रीवियस रूल नॉट एप्लीकेबल हेयर, नहीं शांति, क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा प्रीवियस रूल। ये कितना है, IE x+1, ये भी क्या है, BE x+1। छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 1, मोटे में थीटा के सामने x+1, छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने x+1, मोटे में इसके सामने 7 + x, बन गया। और वो दूसरा सवाल था, यहां तक क्लियर है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 52 नंबर। सॉल्व इट। देखिए ये सवाल 2017 मेंस के पेपर में आया। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ACB 90 है, ठीक है। आप खुद ही समझ लेना कि कैसे कैसे सवाल पेपर में आ रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ACB 90 है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आप ये बताइए एंगल ABC 30 डिग्री है, एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। त्रिभुज की सरकम रेडियस और भुजा BC का रेशियो 30 के सामने 1, इसके सामने √3, 90 के सामने 2, यानी कि सरकम रेडियस तो हो जाएगी हाइपोटेनस का आधा 1 और साइड BC की लंबाई √3। रेशियो कितना 1:√3।
ऑप्शन नंबर बी। बोलो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 53, ये बनाइए। ये मेंस के फेवरेट सवालों में से हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 11, 60, 61 है, सरकम रेडियस बताइए। ये ट्राइंगल, पहली बात तो 11, 60, 61 राइट एंगल हो गया, सरकम रेडियस हो जाएगी हाइपोटेनस 61 का आधा 30.5, ए ऑप्शन 30.5। बताइए अब ये सवाल भी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। 54 नंबर, ये बनाइए। एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 90 और 106, इसके परिवृत्त की वृद्धि। आप मुझे बताओ 28, 45, 53 ट्रिपलेट याद कराया है? 28, 45, 53 ट्रिपलेट याद कराया है? पाइथागोरन ट्रिपलेट, उसका डबल ही तो है 56, 90, 106। 106 इज द हाइपोटेनस, सरकम रेडियस का दुगना है 2r, है ना। 2r 106 है, 2 पाई आर 106 पाई, 106 पाई। बोलो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब भी मैं मिटाता हूं 15 के बाद अचानक से ये हो जाता है यार, गड़बड़। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कहां था। ज्योमेट्री 6, 1 मिनट, ये मिल गया है। इसमें तो 50 है, ये वाला नहीं है। ज्योमेट्री, हाँ ये 55 नंबर। बोलो हाँ रोहन। देखिए, त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 है। कितना बेहतरीन है। साइड 6, 8, 10 है तो सरकम रेडियस 5 आ जाएगी। अभी हाइपोटेनस का आधा, एरिया बताना है तो पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 550/7, बी ऑप्शन। बोलो क्या नहीं करोगे क्या पेपर में? बेटा पेपर वाले माफ नहीं करेंगे अगर ये सवाल नहीं करोगे तो। ये बनाइए, ये अच्छा है। ये 2016 के पेपर में आया था ऐसा सवाल। ठीक है। ट्रिपलेट ना हो तो सुधांशु बेसिक से हीरोनियन फॉर्मूला वगैरह लगाओ। डेल्टा बराबर मतलब कैपिटल आर बराबर ABC/4 डेल्टा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है। चतुर्भुज PQRS में SR 17, PQR 122, PSR 116, QS की लंबाई क्या होगी? सबने कर लिया सवाल है भाई? सबने कर लिया। अगर मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना लो, क्या फर्क पड़ता है? PQRS आपको दिया है PQR 122 डिग्री, PSR 116, ये 116 डिग्री दिया है, 116। ठीक है दोस्त। QS की लंबाई पूछी है, SR 17, SR आपको 17 दिया है, आपसे पूछा है QS। बताइए अगर ये 116 डिग्री है तो ये कंप्लीट एंगल 360 में से 116 घटाइए, कितना जाएगा? 244 डिग्री। क्या आप इसको 244 देके कुछ समझ आता है? 122 का डबल 244।
अगर मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल में ये जो एंगल है, ये जो चाप है, अगर ये सेंटर पे 244 डिग्री बना रहा है तो इस सरकमफ्रेंस पे भी कितना बनाएगा? 122 डिग्री। बोलो बनाएगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? मतलब ये सर्कल पे है और इसका सेंटर है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है? रेडियस। ये पूछेगा, ये भी 17 दे रखी है, ये पूछेगा, ये भी 17 आ जाएगा, ये पूछेगा, ये भी 17 आ जाएगा, 17 ही आंसर हो जाएगा। बोलो। कुछ लोग 8.5 भी बता रहे हैं, तुक्का मत मारो बेवजह का। ठीक है, तो बहुत घुमाने वाला सवाल था। चले, तो अब इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल करते हैं। ठीक है, सो जाओ।